हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इंडियन इकोनॉमी या भारत की अर्थव्यवस्था के लेक्चर नंबर 20, लेक्चर नंबर 20 में। दोस्तों, लेक्चर नंबर 18 में हमने इंडियन एग्रीकल्चर को कई सारे लेक्चर्स के थ्रू कंप्लीट किया। लेक्चर नंबर 19 में हमने एक मेजर नए सब टॉपिक की शुरुआत की, इंडियन इंडस्ट्रीज के बारे में, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 20 है, लेक्चर नंबर 19 में जो हमने शुरुआत की इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में या सब सीरीज में दूसरा लेक्चर होगा। और दोस्तों, पहले के लेक्चर्स या फ्यूचर के लेक्चर्स की तरह जो मेजर सोर्स हमारा होगा आज के लेक्चर के लिए, वो है इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह या भारतीय अर्थव्यवस्था बाय रमेश सिंह जी। दोस्तों, ये बुक हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में ही अवेलेबल है। लेक्चर नंबर 19 में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को या एक शुरुआत हमने की हमारी इंडस्ट्रीज के बारे में, इंडस्ट्रियल लैंडस्केप के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ। उसके बाद 2022-23 में इंडस्ट्रीज के स्टेटस को हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमने 1948 से लेके 1986 के जितने भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उनको डिस्कस किया। चाहे वो 1948 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन हो, 56 का हो, 69 का हो, 73 का हो, 77 का हो, 1980 का हो या इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1985-86 का हो। दोस्तों, आज के हमारे लेक्चर में 1985-86 के बाद जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ, जिसकी वजह से बहुत इकोनॉमिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा हमारे देश को, उसकी वजह से हमें जो नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1991 लाना पड़ा, जिसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहा जाता है या आर्थिक सुधार भी कहा जाता है, उसको सबसे पहले डिटेल में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में, फिर किस किस तरह के टाइप्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट होते हैं। इसके अलावा क्या कोई पॉलिसी है जो हमारे डिसइन्वेस्टमेंट को गवर्न करती है, उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। फाइनली आज के लेक्चर को हम कंक्लूड करेंगे कि जो करंट डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, उसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो आइए बिना किसी डिले के शुरू किया जाए लेक्चर नंबर 20 ऑफ इंडियन इकोनॉमी या फिर इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का दूसरा हमारा लेक्चर। सो दोस्तों, 1985 और 1986 के जो मेजर पॉलिसी इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशंस रहे, किस तरीके से उन्होंने 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लॉन्च होने वाले थे, उनकी फाउंडेशन रखी, उनकी नींव रखी। 1985-86 में गवर्नमेंट ने यह तो नहीं कहा कि जो 1985-86 के रेजोल्यूशंस हैं ये फॉर्मली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहे जाएंगे, लेकिन उस वक्त की जो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक बैंडविड्थ थी, उसको ध्यान में रखते हुए, कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए, सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे कई चीजों को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ हमें ले जाना शुरू कर चुकी थी। और 1991 में कई सारे ऐसे इवेंट्स हुए, ऐसी परिस्थितियां हुई, सर्कमस्टांसेस हुए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को फॉर्मली, आधिकारिक तौर पे 1991 में मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लॉन्च करना ही पड़ा। और हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज रही, चाहे वो 1948 की हो, 56 की हो, 69 की हो, 73 की हो, 77 की हो, 80 की हो, 85-86 की हो, उन्होंने क्या नेचर होगा हमारी इकोनॉमी का, क्या स्ट्रक्चर होगा हमारी इकोनॉमी का, उनको शेप अप करना शुरू कर दिया था। और 1990s तक पहुंचते हुए सभी को इस बात का रियलाइजेशन होने लगा कि ये जो नेचर स्ट्रक्चर हमने 1948 आजादी के बाद से शुरू किया है, अब परिस्थितियां कुछ ऐसी आ गई हैं कि हमें उसमें मेजर बदलाव लाने ही होंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 के थ्रू उन नए बदलावों को, पूरा नेचर और स्ट्रक्चर है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, इंडियन इकोनॉमी का, जिसकी वजह से क्या नेचर होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या स्कोप होगा इकोनॉमी का, उनको चेंज करने की डायरेक्शन में कुछ मेजर इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया। 1991 की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी वो पॉलिसी थी जिसने इकोनॉमी में सिर्फ इंडस्ट्रीज में ही नहीं, लेकिन बाकी सेक्टर्स में भी मेजर रिफॉर्म्स को अंजाम देना शुरू किया, रोल आउट करना शुरू किया। और इस वजह से 1991 की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन को कई बार पॉलिसी के बजाय एक प्रोसेस कहा जाता है कि ये सिंगल पीस ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं था, एक ऐसी प्रोसेस शुरू हुई 1991 से जिसके
कहीं ना कहीं रेमिनेंस, जिसके इंपैक्ट प्रभाव आज की तारीख में भी हम अलग अलग शेप और फॉर्म्स में इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था में महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो 1991 के न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के सेलिएंट फीचर्स को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा फिर से रिकैप हो जाए। क्या वो परिस्थिति रही कि 1991 में इंडिया को मजबूर होना पड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बीओपी को अवॉइड करने के लिए मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंडिया को लॉन्च करना ही पड़ा। अगर अर्ली 1990s तक की बात देखें तो कई सारे इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ इवेंट्स हुए, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी या भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जो उस वक्त कंडीशंस थी, सर्कमस्टांसेस थे, परिस्थितियां थी, काफी प्रतिकूल या काफी अनफेवरेबल होती चली गई। और इंडिया के पास शायद उस वक्त कोई और ऑप्शन बचा ही ना हो, अपनी पुरानी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को दरकिनार करते हुए उनमें नए रिफॉर्म्स को लाते हुए एक मेजर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को 1991 में हमने लॉन्च किया। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट इवेंट रहा, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को काफी दिक्कतों का उस वक्त सामना करना पड़ा, 1991 में गल्फ वॉर का होना। गल्फ वॉर हुआ जिसकी वजह से जो ऑयल प्राइसेस हैं बढ़ती चली गई, और इंडिया क्योंकि आज की तारीख में भी लगभग 80% से ज्यादा जो क्रूड ऑयल है बाहर से इंपोर्ट करता है, बदले में अपनी फॉरेन करेंसी उन कंट्रीज को देता है, जैसे कि मिडिल ईस्ट हो सकते हैं, रशिया हो सकते हैं, इसके अलावा सेंट्रल एशिया हो सकते हैं, साउथ ईस्ट एशिया हो सकते हैं। तो क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ती चली गई, हमें ज्यादा फॉरेन रिजर्व अपना उन कंट्रीज को देना पड़ा। तो इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स फटाफट डिप्लीट होते चले गए, खत्म होते चले गए, कम होते चले गए। सो पहला इवेंट रहा गल्फ वॉर। दूसरा रहा कि जब गल्फ वॉर हुआ तो उसकी वजह से बहुत सारे जो इंडियन वर्कर्स गल्फ कंट्रीज में काम करते थे, इंडिया या तो वापस आने लगे या फिर वहां से जो रेमिटेंस भेजते थे, पैसा भेजते थे इंडिया में फॉरेन करेंसी के तौर पे, वो भी अब कम होता हुआ देखा गया। दूसरा इंटरकनेक्टेड इवेंट। और तीसरा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ गई, ऑयल प्राइस बढ़ने की वजह से बाकी जो कमोडिटीज हैं, मतलब फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगी, फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगी, इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ेगी, हमारी जो ओवरऑल कमोडिटी प्राइसेस होंगी, महंगाई होगी, इन्फ्लेशन होगी, वो 17% से भी ज्यादा उस वक्त देखी गई। चौथा, जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है गवर्नमेंट का, 8.4% ऑफ जीडीपी का होता चला गया। और पांचवा पॉइंट, जून 1991 तक इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज इतना कम हो गया कि हमारी हालत कुछ ऐसी हो गई कि हमारे पास इतना फॉरेन रिजर्व नहीं बचा कि हम 2 वीक से 2 हफ्तों से ज्यादा अपने जो इंपोर्ट हैं, सामान जो हम बाहर के देशों से खरीदते हैं, लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसको खरीद सकें। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस मतलब हमें जो पैसा चुकाना है ऐसी चीजों के लिए जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, चाहे ऑयल हो या बाकी कमोडिटीज हो, उसको हो सकता है हम सर्विस करने की कंडीशन में ना बचे हों। ऐसे सीरियस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को अवॉइड करते हुए इंडिया ने फाइनली 1991 में मार्केट लिबरलाइजेशन की तरफ कई सारे स्टेप लिए। और कई लोगों का यह भी कहना है कि इंडिया ने बाकी कंट्रीज की तरह एकदम ड्रामेटिक स्टेप्स नहीं लिए, ग्रेजुअलिस्ट अप्रोच ली, मतलब धीरे धीरे एक एक करके आराम से जैसी जिस रिफॉर्म की जब जरूरत पड़ी तब उसको रोल आउट किया। और ये जो रिफॉर्म्स रहे जिनको ट्रिगर किया क्राइसिस ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, इनिशियल फेज में, शुरुआती फेज में फोकस किया कि सबसे पहले तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को अवॉइड किया जाए, उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज हैं उनको स्टेबलाइज किया जाए, सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी को रिफॉर्म किया जाए, ट्रेड और एक्सचेंज रेट पॉलिसीज को रिफॉर्म किया जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को लिबरलाइज किया जाए, फाइनेंशियल और टैक्स रिफॉर्म्स को लाया जाए, इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनको रिफॉर्म किया जाए। और जो फाइनेंशियल सपोर्ट इंडिया को मिला इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या आईएमएफ से, कि उनसे जो हमें उधार में पैसा मिला बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए, उसके साथ आईएमएफ ने इंडिया पे कई सारी कंडीशंस भी लगाई कि हम आपको पैसा तो देंगे अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए, लेकिन इंडिया को एज ए कंट्री ये सारी शर्तें पूरी करनी होंगी। तो कहीं ना कहीं इंडिया जो अपना मन 1980s पर्टिकुलरली 85-86 में मन बना चुका था इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की तरफ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का जो मेजर इवेंट हुआ
और उससे बाहर निकालने के लिए आईएमएफ ने जो हमें बोरोइंग्स दी, हमें सपोर्ट किया, उसके साथ कई कंडीशंस जो अटैच हुई, उसके बाद इंडिया के पास शायद कोई और ऑप्शन ना बचा हो, या एक अपॉर्चुनिटी भी आप कह सकते हैं कि आपदा में अवसर। सिचुएशन खराब हुई तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज या ऐसे सोसाइटी के सेक्टर्स जो पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को शायद सपोर्ट ना करते हो, इस क्राइसिस की वजह से उनके पास भी और कोई चारा नहीं बचा। और इन सारी सिचुएशन की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक अच्छा मौका क्रिएट हुआ कि वो आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज के साथ साथ अपनी जो मंशा थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, उसको रोल आउट कर सकें, ताकि हमारे इकोनॉमी को जो स्ट्रक्चरल रीएडजस्टमेंट्स की जरूरत थी उसको हम अंजाम दे सकें। और चूंकि 1948 आजादी के बाद से ही क्या हमारा नेचर रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा, स्कोप रहेगा इकोनॉमी का, वो अलग अलग इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ने डिसाइड किया, डिक्टेट किया, तो उससे अगर हमें कुछ हटके करना था 1991 में, तो वो भी एक नई मेजर ओवरहॉल्ड ब्रांड न्यू रिफॉर्म्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत या थ्रू ही किया जा सकता था। और इस को अंजाम देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 23 जुलाई 1991 मतलब 23 जुलाई 1991 में अपनी ब्रांड न्यू रिफॉर्म पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1991 को लॉन्च किया। और इकोनॉमिस्ट का यह कहना है कि यह इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का सबसे बड़ा स्टेप आज तक का आप इसे कह सकते हैं। और यह 1991 जुलाई 23 को लॉन्च की गई नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ने आज तक सारे स्ट्रक्चर नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी को काफी हद तक चेंज कर दिया। आइए अब जब बैकग्राउंड की बात हो गई, डिस्कशन हो गया कि क्या वो सिचुएशन रही, क्यों इंडिया को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लॉन्च करने पड़े, तो एक मेजर डिस्कशन हो जाए जो 7 या 8 मेजर फीचर्स रहे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1991 उनके बारे में। सबसे पहला स्टेप, गवर्नमेंट ने कहा कि जो हमने शुरुआत की 1956 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन से कि हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज को रिजर्व कर देंगे, उनको अब हम डी रिजर्व करेंगे। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो शेड्यूल ए में इंडस्ट्रीज रिजर्व की गई थ्रू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956, गवर्नमेंट ने कहा अब 17 के बजाय सिर्फ 8 ही ऐसे सेक्टर्स इंडस्ट्रीज होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व होंगे, बाकी सब में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाएगा। और धीरे धीरे टाइम के साथ गवर्नमेंट ने पहले 17 से उनको 8 किया, और आज की तारीख में 8 से सिर्फ 2 ही ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या तो फुली या तो पार्शली रिजर्व रखा गया है। बाकी सारे सेक्टर्स को रफली प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया है। आज की तारीख में वो 2 सेक्टर्स जिनको रिजर्व किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने लिए, वो है पहला एटॉमिक एनर्जी एंड न्यूक्लियर रिसर्च और उससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज, जैसे कि रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं, उनकी माइनिंग, उनके यूज, उनके मैनेजमेंट, फ्यूल फैब्रिकेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वेस्ट मैनेजमेंट एटसेट्रा से रिलेटेड सारी की सारी जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज हैं, सेक्टर्स हैं, वो आज की डेट में भी प्राइवेट सेक्टर के लिए बंद हैं। सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही उनमें डील कर सकती है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में इंक्लूडिंग डेवलप्ड वर्ल्ड, चाहे यूएस देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, सारी की सारी न्यूक्लियर पावर्स ने एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर रिसर्च और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए नहीं खोला है। सिमिलरली जो सेकंड सेक्टर है, जो आज की डेट में भी कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आप उसको पार्शियली रिजर्व कह सकते हैं, वो है रेलवेज। हालांकि कई सारे जो फंक्शंस हैं रेलवेज के पिछले कई सालों में प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ओपन किए हैं, लेकिन आज की डेट में भी अगर कोई प्राइवेट सेक्टर एंटिटी फुल फ्लैजेड रेलवे सर्विस प्रोवाइडर की तरह फंक्शन करना चाहता है, एक्ट करना चाहता है, तो वो अलाउड नहीं है। मतलब प्राइवेट सेक्टर केटरिंग में आ सकता है, प्राइवेट सेक्टर बोगी मैन्युफैक्चरिंग में आ सकता है, एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरिंग में आ सकता है, ट्रैक लेइंग में आ सकता है, लेकिन कोई कहे कि जैसे इंडियन रेलवेज है, मैं किसी अपने प्राइवेट नाम से कोई रेलवे सिस्टम पूरा फुल फ्लैजेड डेवलप करूं, तो अभी वो अलाउड नहीं है। तो पहला मेजर रिफॉर्म, डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। 1956 में 17 सेक्टर्स को रिजर्व किया गया, काट के उनको 8 कर दिया गया। आज की तारीख में सिर्फ 2 ही सेक्टर रिजर्व हैं फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल लिस्ट में। सेकंड है कि डी रिजर्वेशन तो कर दिया, लेकिन पहले जो प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट पार्टीज ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहती थी जो रिजर्व नहीं थे, उनके लिए भी उनको लाइसेंस लेना पड़ता था।
और वो लाइसेंस आसानी से मिलता नहीं था, उसमें बहुत सारी कंडीशंस थी, शर्तें थी, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था हमारे प्राइवेट सेक्टर को। तो गवर्नमेंट ने कहा डी रिजर्वेशन के साथ साथ हम डी लाइसेंसिंग भी करेंगे इंडस्ट्रीज का। और गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसे सेक्टर जो शेड्यूल बी और शेड्यूल सी में फॉल करते थे ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, उसको अब हम कट करके सिर्फ 18 कर देंगे जिनके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। और गवर्नमेंट ने कहा आज की तारीख में 18 भी क्यों, सिर्फ 4 ही ऐसी इंडस्ट्री हम रखेंगे जिसमें अगर किसी को इन्वेस्ट करना है या किसी को अपनी इंडस्ट्री डालनी है तो उसके लिए उसको कंपलसरी लाइसेंस लेना पड़ेगा। आज की डेट में एरोस्पेस, डिफेंस रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। गन पाउडर, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स और डिटोनेटिंग फ्यूज, इसमें आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। डेंजरस केमिकल्स, इसमें आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। टोबैको, सिगरेट्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट, क्योंकि हेल्थ हजार्ड है, उसमें आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो पहला मेजर रिफॉर्म डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, दूसरा मेजर रिफॉर्म डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, एंड तीसरा जो एमआरटीपी एक्ट लाया गया कि जिसके थ्रू जो ये गलत तरह की एंटी कॉम्पिटिंग प्रैक्टिसेस थी या आपस में एक दूसरे को, छोटे प्लेयर्स को अलाउ नहीं किया जाता था, अनएथिकल प्रैक्टिसेस थी, उनको कंट्रोल करने के लिए जो एमआरटीपी एक्ट लाया गया, एमआरटीपी कमीशन लाया गया, 100 करोड़ की जिसको लिमिट किया गया 1985-86 में, अब उसको लिमिट को हटा दिया जाए और 2002 में एमआरटीपी कमीशन को रिप्लेस किया गया कंपटीशन कमीशन से कि हम कोई लिमिट डिफाइन नहीं करेंगे कि अगर आप 100 करोड़ की इंडस्ट्री हैं तो नया प्लांट लगाने से पहले, मर्जर से पहले, एक्सपेंशन से पहले आप हमारी परमिशन लीजिए। नहीं, आप किसी भी लिमिट तक कुछ भी कर सकते हैं। और 2002 में एमआरटीपी कमीशन को रिप्लेस करते हुए कंपटीशन कमीशन लाने के साथ गवर्नमेंट की मंशा रही कि अगर आप किसी तरह की एंटी कंपटीशन अनएथिकल प्रैक्टिस अगर आप फॉलो करेंगे तो कंपटीशन कमीशन में उसकी आप शिकायत कर सकते हैं, वहां से उस चीज को संज्ञान में लेते हुए, एक्नॉलेज करते हुए उसको रिड्रेस किया जाएगा। चौथा मेजर रिफॉर्म कि अभी तक 1973 से जो शुरुआत हुई जॉइंट वेंचर्स की टेक्नोलॉजी के तौर पे थोड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम लोग लाएं, उसको और ज्यादा प्रमोट करने की डायरेक्शन में 1991 के पॉलिसी रेजोल्यूशन ने काम करना शुरू कर दिया। और अगर आप 1990s तक की बात देखें तो इंडिया टिपिकली एक क्लोज्ड इकोनॉमी टाइप था, मतलब हमारी घरेलू जो कैपिटल है वही सिर्फ फंक्शन कर सकती थी, बाहर की कंपनी के लिए इंडिया में आना, सेटअप करना उस वक्त ऑलमोस्ट अलाउड नहीं था। तो इस वक्त अब 1991 में इंडिया को समझ में आने लगा कि इस तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कैपिटल इंडिया में नहीं आ पाएगा। तो इंडिया ने 1991 के रिफॉर्म के थ्रू जो फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसको अबॉलिश किया और फेरा को इंडिया ने रिप्लेस किया हाईली लिबरल, बहुत ज्यादा रिफॉर्म्ड फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कि हम फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे, प्रॉपर्ली मैनेज हो, नियम कायदे से फॉरेन एक्सचेंज आए, ये अब हम इंश्योर करेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि फेरा को हम रिप्लेस करेंगे फेमा से, और अब इंडिया ने कहा कि हम फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है इसको दोनों तरीके से अलाउ करेंगे, हम डायरेक्ट तरीके से अलाउ करेंगे, इनडायरेक्ट तरीके से अलाउ करेंगे। तो जो डायरेक्ट फॉर्म होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, इसको हम अलाउ करेंगे एफडीआई के थ्रू, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू, जिसमें जो भी एमएनसीज हैं वो अपनी फर्म्स इंडिया में स्टैब्लिश कर सकती हैं, जिसमें उनकी जो इक्विटी है या उनका जो स्टेक है वो 26 से 100% तक ओनरशिप के तौर पे हो सकता है। और इसका फायदा शुरुआत में लिया एनरॉन और कोक ने। शुरुआत उन्होंने की, उन एमएनसीज ने अपनी इंडियन सब्सिडीज को स्टैब्लिश करके, जिसमें उनका स्टेक 26% से 100% तक रहा होगा। 1991 में पहली बार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई की शुरुआत हुई और गवर्नमेंट ने कहा सिर्फ डायरेक्ट ही क्यों, जो इनडायरेक्ट फॉर्म है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का और इनडायरेक्ट जो फॉर्म है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, इसमें कंपनीज डायरेक्टली अपनी सब्सिडीज, अपनी कंपनीज को इंडिया में स्टैब्लिश नहीं कर सकती, लेकिन इक्विटी के तौर पे ऐसी इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकती हैं जो कि डिफरेंट टाइप के एसेट्स होल्ड करती हो। और गवर्नमेंट ने कहा कि हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम या पीआईएस जिसको कहा जाता है, उसके थ्रू 1994 से अलाउ करेंगे इनडायरेक्ट फॉर्म है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, उसको इंडिया में आना। और ये जो पीआईएस है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम, जिसके थ्रू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, मतलब ऐसी कंपनीज
जो इंडिया में आके सेबी के साथ अपने को स्टॉक ब्रोकर के तौर पे पहले रजिस्टर करवा लें और जो इंडियन सिक्योरिटी या स्टॉक मार्केट है उसमें शेयर परचेज करके अपनी इक्विटी इन्फ्यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंडियन कंपनीज में, उसको अलाउ किया। आज की तारीख में अगर कोई फॉरेन नेशनल एज एन इंडिविजुअल अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या वो अलाउड है? नहीं। 1994 से लेके अभी तक सेम ही सिचुएशन है, पोजीशन है कि हमने जो इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको सिर्फ पीआईएस मतलब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम से ही अलाउ किया है। इंडिविजुअल्स को अलाउड नहीं है। सिर्फ इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, जो अपने आप को सेबी के साथ एज ए सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट में ब्रोकर के तौर पे पहले दर्ज करें, रजिस्टर करें, वो ही सिर्फ इंडियन सिक्योरिटी और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पांचवा मेजर रिफॉर्म, फेरा को रिप्लेस किया। फेमा ने, गवर्नमेंट ने 1991 से ही सीधा सीधा कह दिया कि जो फेरा है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, जिसको लाया गया इस मंशा से कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज जल्दी से बाहर ना चला जाए, उसने एक्चुअली उल्टा काम किया। बाहर का फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आने से उसने रोका। फेरा काउंटर प्रोडक्टिव रहा, उसको लिबरलाइज किया, रिप्लेस किया हमने हाईली लिबरल फेमा से फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसमें छूट दी गई कि एक हद तक आप अपना फॉरेन एक्सचेंज बाहर ले जा सकते हैं, बाहर का फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आ सकता है। और फेमा को कब लाया गया? फेमा को लाया गया 2001 सन 2001 में, 2 साल के सनसेट क्लॉज के साथ। इसके अलावा छठा मेजर रिफॉर्म कि जो इंडस्ट्रीज हैं कहां कहां लोकेट होंगी। पहले बड़ा मुश्किल था, हर चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। अब गवर्नमेंट ने कहा कि ये बड़ी कम्बरसम प्रोसेस है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हम इंडस्ट्रीज को 2 सिंपल क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर देंगे, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज एंड नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। और ये जो हाईली सिंपल प्रोविजन है, इसको डिसाइड करेंगे कि जो नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं, जो पोल्यूशन कम करती हैं, नहीं करती हैं, इसको आप कहीं भी सेटअप कर सकते हैं। और जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है, ये जो मिलियन सिटीज हैं, मतलब 10 लाख से पॉपुलेशन जहां ज्यादा है, उनके 25 किलोमीटर के अंदर आप सेटअप नहीं करेंगे, 25 किलोमीटर के बाद उनको आप सेटअप कर सकते हैं। सातवां मेजर रिफॉर्म कि पहले इस बात की लिमिट थी, रेस्ट्रिक्शन थी प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर कि कितना प्रोडक्शन वो कर सकते हैं। हो सकता है डिमांड पर ईयर 10,000 कारों की हो, लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट ने लाइसेंस सिर्फ 2,000-3,000 कारों का दिया हो। सिमिलरली टेलीफोन्स के ऊपर, सिमिलरली बाकी कमोडिटीज के ऊपर। और अगर आप 1980s 90s में चले जाएंगे तो उस वक्त आप याद कर पाएंगे शायद आपके पेरेंट्स के थ्रू कि अगर आपको एक फोन लगवाना है तो 3-3, 4-4 साल की वेटिंग हुआ करती थी। स्कूटर खरीदना है, कई साल की वेटिंग। गैस कनेक्शन लेना है, कई साल की वेटिंग। कार लेनी है, कई साल की वेटिंग। मतलब आपके पास पैसा है फिर भी आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फेस प्रोडक्शन की बाध्यता थी। तो गवर्नमेंट ने कहा 1991 के रिफॉर्म्स के थ्रू कि जो कंपल्शन है कि इतना ही प्रोड्यूस करेंगे, इसको पूरी तरह हटाया जाए। प्राइवेट फर्म्स, प्राइवेट प्लेयर्स अब पूरी तरह फ्री होंगे कि जितना उन्हें प्रोडक्शन करना है, जिस गुड का, जिस कमोडिटी का, कौन सा मॉडल बनाना है, वो पूरी तरह फ्री है। मार्केट में अपना जाके सर्वे करें, डिमांड देखें, उसके हिसाब से कितना भी वो प्रोडक्शन कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसको नहीं रोकेगा, ताकि जो प्राइवेट प्लेयर्स की कैपेसिटी है, उनकी कैपिटल है, उसको ऑप्टिमली यूज किया जा सके, प्रॉपर्ली यूज किया जा सके, एफिशिएंटली यूज किया जा सके, उनको बेवजह हम चोक नहीं करें। आठवां मेजर रिफॉर्म कि 1960s और 70s में गवर्नमेंट ने जो नेशनलाइजेशन ड्राइव चलाई कि जो मेजर बैंक्स हैं उनको गवर्नमेंट ने फुली नेशनलाइज किया। और शुरुआत में ऐसे 14 या 14 बैंक्स रहे और गवर्नमेंट ने कहा इन बैंक्स को हम नेशनलाइज करेंगे, इनके पास जो पैसा होगा हम इंडिया के प्लान्ड डेवलपमेंट में उसको सोर्स करेंगे, उसको लगाएंगे। और गवर्नमेंट ने यह कहा कि ऐसे लोग जिनका पैसा इन प्राइवेट बैंक्स में लगा है या इन प्राइवेट बैंक्स ने जिन लोगों को पैसा दिया है और वो वापस चुकाने की हालत में नहीं है, तो वो बैंक में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंटरप्राइजेस में इक्विटी की तरह उस लोन को सब्ज्यूम कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप 1991 से पहले की सिचुएशन देखें तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर मान लीजिए आपकी कंपनी की वर्थ मान लीजिए 1 लाख करोड़ रुपए है और आपने किसी बैंक से 10,000 करोड़ रुपए का उधार लिया,
लेकिन अगर आप बैंकरप्ट हो गए, आपकी स्थिति ऐसी नहीं है, बिजनेस नहीं चल पाया, जो उस वक्त ज्यादातर प्राइवेट प्लेयर्स की सिचुएशन थी, क्योंकि पॉलिसी शायद कंड्यूसिव नहीं थी, कैपेसिटी नहीं थी, टेक्निकल नो हाउ शायद हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री के पास उस वक्त इतना नहीं था। तो अगर आप वो 10,000 करोड़ रुपए बैंक को वापस नहीं दे पा रहे हैं और आपकी कंपनी की वर्थ 1 लाख करोड़ रुपए है, तो आप अगर वापस नहीं देंगे तो गवर्नमेंट यह मान लेगी कि वो 10,000 करोड़ रुपए इक्विटी के तौर पे आपकी कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो 10%, 1 लाख करोड़ की कंपनी, 10,000 करोड़ का हमारा आपके ऊपर ब्याज या कैपिटल या लोन आप नहीं चुकाएंगे तो हम ये मान लेंगे 10,000 करोड़ हमने इन्वेस्ट किया, तो 10% जो आपके शेयर्स होंगे, इक्विटी होगी, वो हमारी हो जाएगी। तो एक तरीके से 1960s 70s में जो बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ, जिसमें 14 मेजर बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, राष्ट्रीयकृत किया गया, इस मंशा के साथ कि उस पैसे को प्लान डेवलपमेंट में यूज करें, उसके थ्रू बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनीज थी जो अपना लोन वापस नहीं चुका पा रही थी इन बैंक्स को, उसमें भी गवर्नमेंट ने इक्विटी के तौर पे उस लोन को कन्वर्ट करना शुरू किया। और 1991 की इस मेजर पॉलिसीज ने इस इक्विटी कन्वर्जन वाले ऑप्शन को खत्म कर दिया कि हम नहीं चाहेंगे कि प्राइवेट प्लेयर्स में गवर्नमेंट एंटर करे। हम चाहेंगे कि प्राइवेट प्लेयर्स अपने आप में फंक्शनल हो, कि बेवजह जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है या अपना एक्सपेंशन है प्राइवेट सेक्टर में, उसको हम रोकें। इस वजह से 1991 की जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, कई एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं, और इसका ऑपोजिशन भी हुआ, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो, ऑपोजिशन हो, पार्लियामेंट हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, या इवन पब्लिक फिगर्स हो, कॉमन मासेस हो, इंप्रेशन ये हुआ कि बिजनेस और प्राइवेट इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ज्यादा फोकस कर रही है, स्टेट को रोल बैक कर रही है। और जो ग्लोरियस रोल हमने 1948 खासतौर से 56 में नेहरूवियन इकोनॉमी जिसका नाम दिया गया, जिसमें स्टेट को सबसे ऊपर रखा गया कि स्टेट लीड लेगा, उसका मेजर रोल बैक 1991 की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को कहा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं 1991 के जो रिफॉर्म्स रहे, कंट्रोल रिजीम जो हमने 1948 से 1956, 69, 73 में शुरू की कि आप पहले लाइसेंस लेंगे, प्राइवेट प्लेयर्स इन शेड्यूल ए में अलाउड नहीं हो सकता, शेड्यूल बी और सी में भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, इतना ही प्रोडक्शन कर पाएंगे, एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, फेरा ले आए, वो सारे शैकल्स, सारी बेड़ियां 1991 के मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1991 के थ्रू टूटते हुए दिखाई देते हैं। और जब ये रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने लाना शुरू किया, फॉर्मुलेट करना शुरू किया, तो उस वक्त कहीं ना कहीं ऐसे पॉलिटिशियंस के, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के, ऐसे मल्टीनेशनल्स के, बहुत सारे इंडस्ट्रियल और बिजनेस हाउसेस के, जिनके इंटरेस्ट, जिनकी मोनोपोली शायद उस वक्त रही हो, जब वो हर्ट होते हुए दिखाई दिए, तो उन्होंने कहा कि रिफॉर्म्स नहीं आने चाहिए। जो पहले का कंट्रोल रिजीम था, उसको स्वदेशी की आड़ में कंट्रोल रिजीम बनी रहे, ऐसे भी बहुत सारे एफर्ट उस वक्त किए गए। लेकिन गवर्नमेंट को यह बात बहुत समझ में आ गई थी कि 1948, 56, 69 के जो कंट्रोल रिजीम के, क्लोज्ड इकोनॉमी के हमारी पॉलिसीज थी, वो सस्टेनेबल नहीं है। 1980s तक क्लियर होने लगा कि उतनी कैपिटल हम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, ग्रोथ हमारा उतना नहीं है, पब्लिक सेक्टर बहुत इनएफिशिएंट तरीका है किसी भी चीज में एंटर करने का। गवर्नमेंट का काम नहीं है कि हम तेल, पानी, साबुन, बिस्किट बनाएं, जिसको प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। हमें फोकस करना चाहिए ऐसे एरियाज में जहां पे प्राइवेट सेक्टर या तो इंटरेस्टेड नहीं है, उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, या वो केपेबल नहीं है, या सोशल सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, जहां पे प्राइवेट सेक्टर अभी शायद उतनी तेजी से आगे नहीं आ पाया है। तो गवर्नमेंट ने इन सारे ऑपोजिशन के बावजूद भी अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को जारी रखा, और जैसे जैसे पॉलिटिकल स्पेस उनको मिलता चला गया, कभी तेज कभी धीरे, अलग अलग इंडस्ट्रियल हाउसेस, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस के ऑपोजिशन के बावजूद भी करीब 10 से 12 साल जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पुश हुए, फाइनली टिपिंग पॉइंट आया 2002 में, जब हमारे खुद के इंडस्ट्रियल हाउसेस, हमारी खुद की पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी खुद की पार्लियामेंट, हमारे खुद के लोग, आमजन, जब रोजगार बढ़ने लगा, इकोनॉमी ग्रो करने लगी, जीडीपी बढ़ने लगी, लोगों को इसका फायदा समझ में आने लगा, तब सभी ने एक मत से कहना शुरू किया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो आने ही चाहिए, होने ही चाहिए, और तेजी से लाने ही चाहिए। इनफैक्ट जो इंडियन इंडस्ट्री है, हमारी बिजनेस क्लास है, जब उन्होंने इस बात को रियलाइज करना शुरू किया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के थ्रू हम ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्ट हो पाएंगे, आसानी से कम दर पे हमको बाहर से पैसा मिल पाएगा, टेक्नोलॉजी मिल पाएगी, पार्टनरशिप मिल पाएंगे, अपने प्रोडक्ट्स को हम बाहर ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, लिबरलाइजेशन के थ्रू, प्राइवेटाइजेशन के थ्रू
WTO के थ्रू बेच पाएंगे, तब उन्होंने कहा कि इस ओपननेस का फायदा इंडियन इंडस्ट्री को भी मिलना चाहिए और ये जो प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म्स है इसको और तेजी से लाना चाहिए। 2002 के बाद और ज्यादा पेस बढ़ा। आज की तारीख में मेजर रिफॉर्म्ड इकोनॉमी के तौर पे हम अपने आप को कह सकते हैं, लेकिन लाइक एवरीथिंग एल्स अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, चीजें हैं जिसमें गवर्नमेंट को और ज्यादा करने की जरूरत है और गवर्नमेंट लगातार उन चीजों का संज्ञान लेते हुए एक के बाद एक रिफॉर्म रोल आउट करती चली जा रही है। यह भी जरूरी है, एक्सपर्ट्स का कहना है, इकोनॉमिस्ट का कहना है कि सिर्फ यह अज्यूम कर लेना कि अगर आप रिफॉर्म लाएंगे लोग अपने आप उसका क्या फायदा होगा ये समझ पाएंगे, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को, इकोनॉमिस्ट को एक साथ मिलके कॉमन लोगों को समझाना पड़ेगा क्या फायदे हैं प्राइवेटाइजेशन के, क्या फायदे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के। एक पॉपुलर क्लाइमेट हमें जनरेट करना पड़ेगा पॉलिटिकल कोलिशंस के साथ, लोगों के साथ, लेबर लॉज के रिफॉर्म्स के साथ, कि अगर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, बाहर के लोग यहां पे फैक्ट्री नहीं लगाना चाहेंगे, यहां की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, हम कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें नए जॉब्स क्रिएट करने हैं, बेटर जॉब्स क्रिएट करने हैं, पॉवर्टी को हटाना है, जीडीपी को बढ़ाना है, एजुकेशन में, सोशल सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में लोगों तक, मासेस तक पहुंचाना है, उसके लिए पैसा अगर आपको जनरेट करना है तो उसके लिए आपको जीडीपी को बढ़ाना होगा। जीडीपी को बढ़ाने के लिए आपको इकोनॉमी को आगे बढ़ाना होगा। इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए आपको रिफॉर्म्स लाने होंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करना होगा, इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाना होगा, प्राइवेट सेक्टर को एक इंपॉर्टेंट रोल देना ही होगा। गवर्नमेंट का काम गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट क्रिएट करना नहीं हो सकता। गवर्नमेंट के पास और बहुत सारे काम हैं, उसको अपना रोल मिनिमाइज करना होगा। तो बाकी जो एजेंसीज हैं, प्राइवेट सेक्टर है, पीएसयूज हैं, वो एफिशिएंटली, ओपनली और ऑपरेशनल फ्रीडम के साथ वर्कआउट कर सके। इसके अलावा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के जो रिफॉर्म्स हैं टाइम के साथ रीअसेस किए जाने चाहिए और जो सोशल पॉलिटिकल पॉसिबिलिटी है, सर्कमस्टांसेस हैं, उसके हिसाब से उनके पेस को तय किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन ऑन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1991। तो दोस्तों, 1991 का जो मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब रोल आउट किया तो उसमें पहला सबसे बड़ा सब पैकेज आप कह सकते हैं या एरिया कह सकते हैं, वो रहा डिसइन्वेस्टमेंट का। तो अब एक शॉर्ट डिस्कशन हो जाए, डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, कितने टाइप के डिसइन्वेस्टमेंट है, आज की क्या करंट पॉलिसी है। सबसे बड़ा प्लैंक रिफॉर्म अगर आप कहें 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, तो वो ये रहा कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, पीएसईज हैं, इसमें जो गवर्नमेंट का इन्वॉल्व है, जिसने अभी तक इंडिया के डेवलपमेंटल प्रोसेस में बहुत मेजर रोल प्ले किया, अब गवर्नमेंट उनके रोल को कर्टेल करेगा। उनके रोल को कर्टेल करेगा तभी प्राइवेट सेक्टर उन एरियाज में आ पाएगा। 1980s और 1990s की जो चेंज सिचुएशन रही, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन, इसको रीडिफाइन किया जाए, क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे 1991 के जो रिफॉर्म प्रोसेस है, इसको सही मायने में हम धरातल पे नहीं उतार पाएंगे। तो पीएसयूज को एस्टैब्लिश करने की जो जर्नी मार्च 1951 में शुरुआत हुई, शुरू में सिर्फ 5 पीएसयूज, 5 फर्म एस्टैब्लिश करके 29 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से वो 1991 में बढ़ के 5 फर्म्स हो गई, 244 फर्म्स, और ये 29 करोड़ का, 29 करोड़ का छोटा सा इन्वेस्टमेंट 1991 में हो गया 2.4 लाख करोड़ का। और अगर आप 2019 का डेटा देखें तो पीएसयूज रफली 348 और उनमें टोटल इन्वेस्टमेंट 16.41 लाख करोड़। इसका मतलब रिफॉर्म्स हम करते चले गए, लेकिन ऐसे एरियाज में जहां गवर्नमेंट को लगा कि पीएसयूज का होना जरूरी है, पीएसईज का होना जरूरी है, वहां गवर्नमेंट ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट या फ्रेश स्टैब्लिश करने से बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं। तो दोस्तों, जब गवर्नमेंट ने कहा कि 1991 की नई इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी के थ्रू हम प्राइवेट प्लेयर, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा तवज्जो देंगे, या ऐसे एरिया से जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स अब केपेबल हो चुके हैं, उससे अगर हम पीएसयूज को निकालेंगे, गवर्नमेंट को निकालेंगे, तो उसके लिए हमें जो हमारे पीएसयूज हैं, पीएसईज हैं, उससे गवर्नमेंट का जो स्टेक है उसको या तो कम करना पड़ेगा, उसको बेचना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। और डिसइन्वेस्टमेंट टर्म की अगर आप स्ट्रिक्ट इंग्लिश डेफिनेशन देखें तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपकी ओनरशिप, आपका जो स्वामित्व है किसी भी कंपनी, किसी भी एंटिटी में, आप उसको बेचें।
और टेक्निकली जो डिसइन्वेस्टमेंट का टर्म है ये प्राइवेट कंपनीज के लिए भी एप्लीकेबल है, तो ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में, परिप्रेक्ष्य में, डिसइन्वेस्टमेंट हमेशा से ऐसी कंपनीज जो कि गवर्नमेंट ओन्ड है, मतलब कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयूज या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पीएसईज, उन्हीं के लिए यूज किया जाता है। और गवर्नमेंट ने कहा कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पीएसईज या पीएसयूज को डिसइन्वेस्ट करने के 3 बड़े कारण हैं। पहला कि पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स लाने के लिए हमें पीएसयूज या पीएसईज को डिसइन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस है कि अगर हम ऐसी इंडस्ट्रीज को डी रिजर्व करना चाहते हैं, डी लाइसेंस करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करना चाहते हैं, तो हमें उन सेक्टर से पीएसयूज के रोल को कम करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाना पड़ेगा। और तीसरा, डिसइन्वेस्टमेंट करने से जो पैसा आएगा उस पैसे को हम अपने बजट के लिए, अलग अलग चीजों के लिए, हेल्थ के लिए, सोशल सेक्टर के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए भी यूज कर पाएंगे। तो 3 मेजर इनिशिएटिव्स, 3 मेजर एम्स, रोल्स डिसइन्वेस्टमेंट के, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस के लिए और बजटरी नीड्स के लिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो जो अप्रोच रहा इंडिया का पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स की तरह, ये बाकी डेवलपिंग कंट्रीज की तरह एकदम ड्रामेटिक नहीं रहा, बहुत कॉशियस रहा, ग्रेजुअलिस्ट रहा। बहुत सारी कंट्रीज ने उस वक्त डायरेक्टली प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर दिया अपनी कमर्शियली वायबल पीएसयूज का। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर पीएसयूज फायदे में हैं, कमर्शियली वायबल हैं, प्रॉफिटेबल हैं, हम उनका डायरेक्ट प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे। हम सबसे पहले उनकी फंक्शन ऑटोनॉमी को बढ़ाएंगे, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, जो शुरुआत हमने 1980 से ऑलरेडी कर दी थी, और अगर हमें जहां जरूरत पड़ेगी वहीं सिर्फ हम डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस को लागू करेंगे। अब किस किस टाइप का डिसइन्वेस्टमेंट जनरली इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में मेंशन किया जाता है? तो अगर जो प्रोसेस है डिसइन्वेस्टमेंट की इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में या 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में 2 तरीके से यूज किया जाता है। पहला है टोकन डिसइन्वेस्टमेंट। नाम से आप समझ गए होंगे, मतलब सिर्फ सिंबॉलिक, नाम के लिए डिसइन्वेस्टमेंट। तो टोकन डिसइन्वेस्टमेंट आप उस डिसइन्वेस्टमेंट को कह सकते हैं जिसमें ओनरशिप अभी भी गवर्नमेंट अपने पास रखे, मतलब गवर्नमेंट सिर्फ 49%, 49% तक ही प्राइवेटाइज करे, 51% कंट्रोलिंग स्टेक अपने पास रखे। शुरुआत में गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट को टोकन डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू ही शुरू किया, ताकि उस वक्त का जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, सोशल इक्वेशन थी, सेंटीमेंट शायद उतना फेवरेबल नहीं था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के, उसके साथ धीरे धीरे कॉशियसली ट्रेड हम कर सकें। तो टोकन डिसइन्वेस्टमेंट है, हालांकि आप 49% तक डिसइन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये रही कि 5 से 10% से ज्यादा उस वक्त एक्चुअली डिसइन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं। और ये 5 से 10% जो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ उससे बहुत कम फंड्स हम जनरेट कर पाए, बहुत ज्यादा उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाए। इस वजह से उस वक्त के इकोनॉमिस्ट का मेजर क्रिटिसिज्म है कि जो टोकन डिसइन्वेस्टमेंट का हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया, इसका प्रैक्टिकली शायद कोई फायदा उस वक्त देखने को नहीं मिला हो। सेकेंड टाइप ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट जो कि मेजर डिसइन्वेस्टमेंट है, जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर हमें डिसइन्वेस्टमेंट को सच में एफिशिएंट बनाने की डायरेक्शन में यूज करना है, अपने पीएसयूज को, पीएसईज को, तो हमें अपना जो कंट्रोलिंग स्टेक है उसको कम करना पड़ेगा, हमें अपने स्टेक को 51% से कम करना पड़ेगा और प्राइवेट प्लेयर्स को उसकी कमांड देनी पड़ेगी। जब तक आप ऐसे एरियाज में अपने कंट्रोलिंग स्टेक को 51% से कम नहीं करेंगे, प्राइवेट सेक्टर शायद ऐसे एरियाज में अट्रैक्ट ना हो। और गवर्नमेंट को उन सेक्टर्स पे ही फोकस करना चाहिए, जैसे कि सोशल सेक्टर है, पुअर मासेस के लिए है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर या तो केपेबल नहीं है अभी या इंटरेस्टेड नहीं है। तो गवर्नमेंट ने मार्च 1999 में जो हमारे पीएसयूज हैं इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक कहा स्ट्रेटेजिक पीएसयूज, दूसरा कहा नॉन स्ट्रेटेजिक पीएसयूज। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो नॉन स्ट्रेटेजिक पीएसयूज हैं, ऐसे पीएसयूज हैं, सरकारी कंपनीज हैं जो शायद उतनी इंपॉर्टेंट अब नहीं है, जो इतनी स्ट्रेटेजिक नहीं है, उसमें गवर्नमेंट अपनी इक्विटी को 26% या 26% से कम कर लेगा। बाकी इक्विटी को प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को वो बेच सकता है, डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ऐसे पीएसईज, ऐसे पीएसयूज जिसमें गवर्नमेंट को लगता है कि बहुत स्ट्रेटेजिक हैं, इंडिया के लिए जरूरी है, गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल रहना जरूरी है,
उनको कहा गया स्ट्रेटेजिक पीएसयूज, जैसे कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज या रेलवेज। इसमें गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपना मेजॉरिटी स्टेक मेंटेन रखेंगे, 51% से ज्यादा स्टेक हम रखेंगे, 51% से कम नहीं होने देंगे, ताकि कंट्रोलिंग स्टेक हमारे पास रहे। इसके बाद एक मेजर शिफ्ट हमें देखने को मिला टोकन डिसइन्वेस्टमेंट से अब स्ट्रेटेजिक सेल की तरफ। और अगर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर हमें स्ट्रेटेजिक सेल करनी है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करना है, ताकि सच में हम स्टेट के रोल को रोल बैक कर सकें, प्राइवेट सेक्टर के रोल को कम कर सकें, तो कम से कम हमें 51% डिसइन्वेस्टमेंट करना ही होगा, कंट्रोलिंग स्टेक को हमें जाने देना ही होगा। अगर मान लीजिए कोई पीएसयू स्ट्रेटेजिक है तब तो आप 51% मेंटेन रखें, लेकिन अगर नॉन स्ट्रेटेजिक है तो आप 26% या उससे भी कम अपने स्टेक को जाने दें, ताकि प्राइवेट प्लेयर उसमें एंटर कर सकें। मैनेजमेंट उनके हाथ में हो और वो इसको शायद ज्यादा बेहतर या ज्यादा एफिशिएंटली चला सकें। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होगा, इसमें जो शेयर्स हैं उनको होलसेल एक साथ दे दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा, जो भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर होगा। और स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऐसा हो जिसके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो और एक्सपर्टीज हो, ताकि उस पर्टिकुलर पीएसयू को एफिशिएंटली वो रन कर सकें। और शुरुआत इस स्ट्रेटेजिक फॉर्म ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट की हुई मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड MFIL। इसके बाद सेकंड जो पीएसयू बाल्को, उसको डिसइन्वेस्ट किया गया स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट तरीके से। और उस वक्त काफी ऑपोजिशन भी हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज का भी, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का भी, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का भी, एक्सपर्ट्स का भी। इसके बाद करीब 13 और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, इनको स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट रूट के थ्रू डिसइन्वेस्ट किया गया, जैसे CMC लिमिटेड, HTL, IBPL, VSNL, ITDC के 13 होटल्स, होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड उसके 3 होटल्स, प्रदीप फॉस्फेट लिमिटेड PPL, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड IPCL, मारुति उद्योग लिमिटेड, लगान जूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक्सेट्रा। इनकी स्ट्रेटेजिक सेल को अंजाम दिया गया और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इनमें लाया गया। अब जो नई गवर्नमेंट है, इन्होंने एक नई पॉलिसी को अंजाम दिया है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है इसको और भी बेहतर बनाया जा सके। अगर हम कोई भी डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी देखें तो उसमें 2 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। एक तो उस डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी की क्या आइडियोलॉजी है, और दूसरा वो पॉलिसी की डिटेल्स क्या है। अगर हम 1948 से शुरुआत करें तो सबसे पहले गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रही वो ये रही कि पब्लिक ओनरशिप है पीएसयूज को, उसको प्रमोट किया जाए, क्योंकि पीएसयूज तो मॉडर्न टेंपल्स ऑफ इंडिया है, एज द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सेड देन, ये वेल्थ ऑफ नेशन है। उसके बाद थोड़ी सी आइडियोलॉजी चेंज हुई कि गवर्नमेंट जो माइनॉरिटी स्टेक सेल है उसमें 51% अपने पास रखे और माइनॉरिटी स्टेक को ही प्राइवेट प्लेयर्स को बेचे। फिर आइडियोलॉजी चेंज हुई, गवर्नमेंट ने कहा कि माइनॉरिटी स्टेक सेल या टोकन डिसइन्वेस्टमेंट इफेक्टिव नहीं है, हमें मेजॉरिटी स्टेक सेल या स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ जाना होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमें 50% या उससे ज्यादा जो शेयर्स हैं उनको स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू बेचना चाहिए, प्राइवेट प्लेयर्स को लाना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि जो लिस्टेड पीएसयूज हैं सबसे पहले तो 25% नॉर्म है उसके साथ कंप्लाई करें, और ऐसी पीएसयूज जो 3 साल से ज्यादा लगातार प्रॉफिट्स कमा रही हैं उनको लिस्ट करें। इसके बाद आप एक पब्लिक ऑफरिंग करें, मतलब अपने शेयर्स को ओपन मार्केट में लाएं, प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करें, और अगर जरूरत पड़े तो आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बाद फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स भी लाएं, ताकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपके पास आ सके अपनी जरूरत के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कहा कि डिसइन्वेस्टमेंट की पूरी प्रोसेस को अब मैनेज किया जाएगा दीपम के थ्रू। दीपम का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ताकि वो ऐसे पीएसयूज को आइडेंटिफाई कर सकें और किस तरीके से हमें डिसइन्वेस्टमेंट करना है अलग अलग मिनिस्ट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए उसको रेकमेंड कर सकें। और फरवरी 2016 में गवर्नमेंट ने कहा कि हमें 50% से ज्यादा अगर शेयर बेचने हैं अपने पीएसयूज के स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो उसके लिए सबसे पहले जो मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, नीति आयोग हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट करें। नीति आयोग के साथ साथ दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे पीएसयूज को, उनको एडवाइस करेंगे और अपनी रिकमेंडेशन को वो सबसे पहले रखेंगे CGD के सामने, मतलब कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की
जो सेक्रेटरीज हैं डिसइन्वेस्टमेंट को देखते हैं, सबसे पहले उसके सामने रखेंगे। उसके बाद उनकी जो रिकमेंडेशन होगी फाइनल डिसीजन के लिए रखी जाएगी CCEA, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो फाइनल डिसीजन लेंगी कि किस तरीके से किस PSU में कितना डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो अल्टीमेटली अब हमारी जो फिलॉसफी है वो सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट को ही फोकस नहीं कर रही है। अब गवर्नमेंट कहती है कि हम कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट इन CPSEs को अंजाम देंगे, कि हमारा पर्पस सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट करना नहीं है, हमारा पर्पस है कि जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है अलग अलग PSUs PSEs में, उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कैसे मैनेज किया जाए जैसे कि प्राइवेट सेक्टर करता है, ताकि हम ऑप्टिमम रिटर्न्स इंश्योर कर सकें, ताकि जिससे हमारी ग्रोथ और ज्यादा बढ़े। इसके अलावा जहां हमें कैपिटल की जरूरत है, फाइनेंशियल रिसोर्स की जरूरत है, वो हम इंश्योर कर सकें। इसके अलावा इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है कैपिटल मार्केट्स के थ्रू उसको हम बढ़ा सकें। इसके अलावा एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको ज्यादा स्ट्रीमलाइन किया जा सके, उसको लेस ब्यूरोक्रेटाइज किया जा सके। तो दोस्तों ये एक पॉलिसी शिफ्ट अगर आप देखें 1948 से 51 में पहले PSUs बने, 56 में उनको रिजर्व किया गया बहुत सारी इंडस्ट्रीज को, 91 में उनको डी रिजर्व किया, डी लाइसेंस किया गया, फेरा को हटाया गया, फेमा लाया गया, MRTP को हटाया गया और कंपटीशन कमीशन लाया गया, डिसइन्वेस्टमेंट शुरू किया गया। डिसइन्वेस्टमेंट शुरू में टोकन डिसइन्वेस्टमेंट, फिर बाद में स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, उसके बाद शुरू में 13 PSU से हमने शुरुआत की, बहुत ऑपोजिशन हुआ। आज की तारीख में हम सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते, आज की तारीख में हम बात करते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है PSUs में या PSEs में उसको कॉम्प्रिहेंसिवली हम मैनेज करें थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट DIPAM, उसके साथ डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसके साथ नीति आयोग, ये अपनी रिकमेंडेशंस देंगे। CGD कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिसइन्वेस्टमेंट, वो अपनी फाइनल रिकमेंडेशन रखेंगे CCEA के सामने, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, वो फिर एक फाइनल अपना डिसीजन लेंगे कि किस PSU PSE में कितना डिसइन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के हमारे लेक्चर नंबर 20 के डिस्कशन के थ्रू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1991, डिसइन्वेस्टमेंट, किस किस तरह के डिसइन्वेस्टमेंट होते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है, अभी करंट पॉलिसी क्या लागू है, इन सभी को आप तक पहुंचाने में हम सक्सेसफुल होंगे। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।